प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में खनिज पोषण किस प्रकार का होता है। पादपों में खनिज पोषण का ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम के अवशोषण स्रोत और महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्रांतिक तत्वों के बारे में बात की थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्रांतिक तत्व कौन कौन से होते हैं? क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो इसमें से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे? अप्रत्यक्ष का तात्पर्य हुआ यहाँ पर कि गैसों के विनिमय के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्रिया को रोक करके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो वो तत्व है पोटेशियम। नाइट्रोजन न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में आवश्यक होता है और फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल की बैकबोन और ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। या हम कह सकते हैं कि एटीपी का मुख्य घटक क्या है? फास्फेट है। तो इन तत्वों के बारे में डिस्कस हमने इसके वीडियो नंबर 3 में किया था। आज इस 4th में हम 3 और मुख्य तत्व जो कि वृहत खनिज पोषक के रूप में जाने जाते हैं या जिन्हें हम गुरुमात्रिक तत्व कहते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम Ca इस पोषक तत्व का अवशोषण पादपों के द्वारा कैल्शियम प्लस आयन के रूप में होता है। ये किसी ऋणात्मक या ऋणायन के साथ में जुड़कर लवण बनाता है और लवण प्रारूप में इसका अवशोषण हो जाता है। तो मुख्य रूप से किस रूप में होगा? कैल्शियम प्लस प्लस के रूप में। पादपों को कैल्शियम मृदा से प्राप्त होता है और मृदा में कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है, इसकी कमी नहीं होती। मृदा में ये कहाँ से आता है? कैल्साइट, डोलोमाइट और एपेटाइट जैसे अयस्क से मृदा में कैल्शियम लगातार मिलता रहता है। डोलोमाइट जिसके मुख्य घटक मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो इस डोलोमाइट से कैल्शियम के साथ साथ में मैग्नीशियम की भी पूर्ति होती रहती है। तो स्रोत क्या हुए? कैल्साइट और डोलोमाइट। एक और बताया था अभी एपेटाइट जैसे अयस्क से कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। पादप भाग के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कैल्शियम मध्य पटलिका का घटक होता है। मध्य पटलिका होती क्या है? जब कोशिका विभाजित होकर के 2 केंद्रकों का निर्माण करती है, कोशिका विभाजन की अवस्था होती है, इसमें पहले केंद्रक विभाजन होता है। तो कितने केंद्रक बन गए? 2 केंद्रक। विभाजन की दूसरी प्रावस्था होती है, उसको नाम देते हैं जीवद्रव्य विखंडन। और चूंकि पादप कोशिका है इसलिए जीवद्रव्य विखंडन हमेशा कोशिका पट द्वारा होता है, पट विधि या खंड विधि के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा? विघटित कोशिकांग जो कि नलिकीय प्रकार के थे वो बीच में आकर के जम जाते हैं। इन खंडों के बीच में जो जगह पाई जाती है वहाँ पर कैल्शियम और पैक्टिन से निर्मित पदार्थ जिसे हम कैल्शियम पैक्टेट कहते हैं वो आकर के जम जाता है। इसके बाद में तो ये किसकी तरह कार्य किया? एक सीमेंट की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो एक मध्य पटलिका का निर्माण हुआ। अब उसके बाद में इसके दोनों तरफ प्राथमिक कोशिका वृत्ति का निर्माण होगा, द्वितीय कोशिका वृत्ति का निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे तृतीय कोशिका वृत्ति का निर्माण होगा। दोनों कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? सबसे पहले बनने वाली परत जिसको क्या नाम देते हैं? मध्य पटलिका। और इसके मुख्य घटक क्या हुए? कैल्शियम और पैक्टिन। कैल्शियम पैक्टिन मिलकर कैल्शियम पैक्टेट का निर्माण करता है। कैल्शियम के अभाव में कैल्शियम पैक्टेट का निर्माण नहीं होता, फलस्वरूप मध्य पटलिका का निर्माण नहीं होता। सेकंड, कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन में दोनों का तात्पर्य क्या है? जब एक कोशिका विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करती है तो उसको नाम देते हैं कोशिका विभाजन। और उसके बाद में
क्योंकि बनने वाली कोशिकाएं प्रारंभ में छोटे आकार की होती है, पैतृ कोशिकाओं के समान उसका आकार नहीं होता। तो इसलिए क्या करेंगे कि ये विभाजन में जाने से पूर्व अपने जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि करेगा, जिसके फलस्वरूप इसका आकार में वृद्धि होगा और ये कोशिका अपने पैतृ कोशिकाओं के समान आकार की हो जाती है। आकार में होने वाले इस परिवर्तन को विवर्धन नाम देते हैं। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। क्यों होगी? क्योंकि विभाजन करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य होता है राइबोसोम पे। कब होगा? जब दोनों राइबोसोम की उप इकाइयाँ, कौन कौन सी? छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई आपस में जुड़ जाती है, तब जाकर के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। एक उप इकाई पर मैसेंजर आरएनए जुड़ा होता है, दूसरे पर एमिनो अम्लों के मध्य पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो ये तभी हो पाएगा जब दोनों उप इकाइयाँ जुड़े, क्योंकि मैसेंजर आरएनए हमेशा छोटी उप इकाई से जुड़ा हुआ होता है और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की स्थल या साइट होती है वो बड़ी उप इकाई पे होती है। तो जब ये जुड़ेंगे तब जाकर के ट्रांसलेशन की क्रिया होगी, अनुवादन क्रिया होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों को जोड़े और ये जोड़ने का कार्य करता है या तो मैग्नीशियम करता है या फिर कैल्शियम करता है। इससे प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन ही आगे जा कर के एंजाइम का निर्माण करेगी। एंजाइम विभाजन और विवर्धन की क्रिया को प्रेरित करेगा। पादप कोशिका में निर्मित होने वाले कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के परिवहन में कैल्शियम भूमिका निभाता है। तो किस में रोल हो गया इसका? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का परिवहन। जैसे पर्ण क्षेत्र में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, हेक्सो शर्करा बनती है। वो हेक्सो शर्करा अन्य शर्करा में यानी कार्बोहाइड्रेट में अथवा लिपिड में ट्रांसलेट होती है। उसके बाद में उस कार्बोहाइड्रेट को वहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों हटाना जरूरी होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बने हुए उत्पाद को यदि हम उस क्षेत्र से नहीं हटाए तो वो ही उत्पाद रिवर्स क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप उनका विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। तो सिंथेसिस रुक जाता है, विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बने हुए उत्पाद ही उस क्रिया को रोकने का कार्य करता है। तो करे क्या कि यदि वो कार्बोहाइड्रेट उस क्षेत्र से, जैसे पर्ण की मेजोफिल कोशिका से हट करके दूसरे स्थान पर संग्रहित हो जाए, दूसरी जगह पर चला जाए, तो हमेशा मेजोफिल क्षेत्र में अर्थात प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र में कार्बोहाइड्रेट की सांद्रता न्यून होगी। फलस्वरूप रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमेशा अग्र दिशा के अंतर्गत चलती रहती है। इसीलिए इनका परिवहन किया जाए। परिवहन में मुख्य रोल कौन निभाता है? कैल्शियम। तो ये तो थे हमारे पास में 4 मुख्य प्रकार के महत्व या कैल्शियम के लाभदायक कार्य। जब मृदा में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पादप द्वारा कैल्शियम का उतना अवशोषण नहीं हो पाता जितना उपभोग हो रहा है। फलस्वरूप पादप में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस स्थिति में न्यूनता के लक्षण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। पहला कौन सा है? क्योंकि ये एक मध्य पटलिका का भाग है, इसलिए मध्य पटलिका समाप्त हो जाएगी। प्राइमरी सेल वॉल के कारण और मिडल लेमिला के कारण इसकी कोशिका भित्ति की लचीलापन बना रहता है, वो समाप्त हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप लचीलापन क्या करता है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कोशिका को फूलने और सिकुड़ने में सहायता करता है, जिसके कारण वो फटती नहीं है। कैल्शियम की कमी से पादपों में आकुंचित पर्ण विकसित हो जाती है। आकुंचित पर्ण का मतलब पर्ण में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाएगी, फल और उसके बाद में पर्ण नीचे की ओर झुक जाती है। इस पर्ण को क्या नाम देते हैं? आकुंचित। ये ठीक उसी प्रकार की स्थिति में होती है जिस प्रकार की मलानिता देखने को मिलती है। दोपहर के समय जब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होती है और जल अवशोषण की दर कम होती है, उस स्थिति में कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? पर्ण की कोशिकाएं स्फीति अवस्था से सल्त अवस्था में आ जाती है। ये कुछ समय के लिए होती है, उसको मलानिता कहते हैं। तो ठीक मलानिता के अनुसार ही ये पर्ण नीचे की ओर झुक जाती है, इसको नाम देते हैं आकुंचित पर्ण।
अन्य तत्वों की तरह कैल्शियम की कमी के कारण भी क्लोरोफिल विघटित होना प्रारंभ हो जाता है, फलस्वरूप हरिमाहीनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये थे कैल्शियम का महत्व और उसकी कमी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सल्फर। सल्फर मुख्य रूप से सल्फाइड के रूप में अवशोषित होता है और सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो सल्फेट के रूप में होता है। सल्फाइड के रूप में भी होता है और सल्फेट के रूप में भी होता है। सामान्यतः लवणीय रूप में ये मृदा से जड़ द्वारा अवशोषित होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसीय अवस्था है वो भी गैसीय अवस्था में भी इसका अवशोषण हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होगा वो किस रूप में होगा? सल्फेट के रूप में। पादपों के लिए सल्फर का क्या रोल है? नंबर 5, जीवाणिक ग्रंथि का विकास। जीवाणिक ग्रंथि होती क्या है? ग्रंथि नहीं बल्कि ग्रंथि क्या होती है? आपने लेग्यूम पादप सुना होगा। उस लेग्यूम पादप की रूट की विशेषता क्या होती है कि इसके मूल में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। जैसे मूंगफली के पौधे को उखाड़िए, आप जड़ से उखाड़िए तो उसकी जड़ में क्या लगी होगी? गांठें। जितने भी फलीदार पौधे हैं जिनमें लेग्यूम फल लगता है उस सभी प्लांट को लेग्यूम प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जैसे मूंगफली है, ग्वार है, मूंग है इत्यादि की जड़ों में क्या पाया जाता है? गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में क्या हो सकता है? राइजोबियम जीवाणु। आपने पहले पढ़ा होगा इसमें कहीं न कहीं। तो राइजोबियम जीवाणु युक्त इन गांठों को नाम देते हैं जीवाणिक ग्रंथियाँ। इन जीवाणु ग्रंथियों का निर्माण उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होता है जब पादप में सल्फर की मात्रा अधिक हो। पादप लेग्यूम है, आसपास बैक्टीरिया भी खूब है, लेकिन पादप में सल्फर की कमी है। ग्रंथियों को विकास करने वाले आवश्यक प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। किसके अभाव में? सल्फर के अभाव में। फलस्वरूप गांठों का निर्माण नहीं होगा। तो सल्फर प्रत्यक्ष रूप से जीवाणु ग्रंथों का निर्माण करने में सहायक होता है। अब इन ग्रंथियों का, इन गांठों का रोल क्या है? महत्व, पादप के लिए क्या महत्व है? तो जीवाणु ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषण योग्य नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलता है। अब वो कौन सा ऑक्साइड होता है? मुख्य रूप से नाइट्रेट और नाइट्राइट। हमने जब नाइट्रोजन को पढ़ा था तब उसमें अवशोषण पढ़ा था नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट में। तो ये क्या किया इसने? इन जीवाणु ने इसका फिक्सेशन किया जिससे नाइट्रोजन का अवशोषण आसानी से हो सके। और इस नाइट्रोजन को अवशोषण को किसने हेल्प की? सल्फर ने। किसके द्वारा? ग्रंथि के निर्माण के द्वारा। तो ये सल्फर लेग्यूम प्लांट में ग्रंथियों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन संश्लेषण के लिए सल्फर का रोल होता है। प्रोटीन में कहा कि एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। ये एमिनो एसिड जो सल्फर युक्त होते हैं वो सल्फर से निर्मित होंगे। अब जब भी सल्फर की कमी हो जाती है तो ऐसे एमिनो एसिड की मात्रा कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मेथियोनिन का एग्जांपल देता हूँ। मेथियोनिन जिसको AUG से कोड करते हैं। मेथियोनिन प्रारंभिक कोडॉन है, पढ़ा होगा आपने प्रोटीन संश्लेषण के अंतर्गत। मेथियोनिन नहीं है, ट्रांसलेशन की क्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। और यही एमिनो एसिड किससे निर्मित होता है? सल्फर से निर्मित होता है। अब सल्फर नहीं है तो मेथियोनिन का निर्माण नहीं होगा, मेथियोनिन नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ ही नहीं होती है। नेक्स्ट घटक आता है विटामिन बी का मुख्य घटक है, इसके साथ साथ में कोएंजाइम ए। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रारूप में सल्फर पादपों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की बात की और मिथियोनिन की बात कर रहे हैं
तो मीथेनिन के अभाव में प्रोटीन संश्लेषण संभव ही नहीं है, तो सल्फर होगा तो प्रोटीन संश्लेषण संभव हो पाता है। यदि मृदा में सल्फर की कमी हो जाए तो सबसे पहला लक्षण उत्पन्न होता है वो हरिमाहीनता या न्यूनता के रोग है, ये हरिमाहीनता उत्पन्न होगी। दूसरा, सल्फर युक्त अमीनो एसिड जितने भी उनकी सबकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रभावित होगी। पादप में डर्डोतक ऊतक, जैसे डर्डोतक ऊतक में जाइलम वाहिकाएं वाहिनिका है, अथवा स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तक ऊतकों में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप पादप है वो स्थूल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी समाप्त हो जाती है। पादप में लचीलापन होना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हवा के झोंकों से, तेज वायु के झोंकों से अपने आप को सुरक्षित रह जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि विशेष तौर पर गर्मियों के मौसम में जब तेज हवा चलती है उस समय पादप का आकार विकृत हो जाता है और पादप की टहनियाँ होती हैं लगभग एक दिशा की ओर मुड़ जाती है, सब की सब एक दिशा में। फिर कुछ समय के बाद में वापस ग्रोथ होती है तो वो अपने सामान्य आकार में आ पाता है। अब यदि पादप भाग के सभी भाग डर्डोतकी ऊतक युक्त होते हैं तो क्या होता, वो मुड़ते नहीं, हवा के झोंके के दबाव को सहन नहीं कर पाता, फलस्वरूप टूट जाता, तो पादप भाग टूट गया। लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, जिसके कारण वो हवा के झोंके की सहायता से उसी दिशा में मुड़ गया, फलस्वरूप दबाव कम होने के कारण वो टूटने से बच जाता है। इसके अतिरिक्त पादप बोने हो जाते हैं, जिनकी बोने पादप ऐसे जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब ऐसे पौधे जिसमें पादप की लंबाई होना आवश्यक है और यदि वो बोने हो जाता तो उत्पादकता उसकी कम हो जाती है। चारा युक्त पादप जितने भी होते हैं चारा उत्पादन करने वाले, उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी तो चारा ज़्यादा उत्पन्न होगा, अब उसकी लंबाई कम हो गई तो चारा का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये था सल्फर। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का अवशोषण Mg+2 के रूप में होता है। आज के इन 3 तत्वों में देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम धनायन है, सल्फर और ऋणायन के रूप में पढ़ा हमने। इसका मुख्य स्रोत मैग्नीशियम कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस पूरे इसको क्या नाम देते हैं, डोलोमाइट। तो मैग्नीशियम का स्रोत भी क्या है, डोलोमाइट है। इसमें मैग्नीशियम भी मिलता है और कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। किसका घटक है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित कहते हैं, जिससे क्लोरोप्लास्ट बना होता है, और क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस का मुख्य घटक होता है। तो क्लोरोफिल का क्या मुख्य घटक होगा? तो क्लोरोफिल में 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है। जब स्ट्रक्चर का आधार पर करते हैं तो एक तो पाया जाता है इसका हेड और दूसरी पाई जाती है टेल, शीत क्षेत्र और फाइटल पूंछ। ये जो हेड क्षेत्र है वो पाइरोल वलय से निर्मित होता है। किससे होगा? पाइरोल वलय से। इस प्रकार की वलय होती है, इसको पाइरोल वलय कहेंगे। तो 4 पाइरोल वलय से जुड़ा होता है। 4 पाइरोल वलय के मध्य में पाया जाता है मैग्नीशियम। जब तक मैग्नीशियम नहीं है क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पाता, इसलिए मैग्नीशियम को क्लोरोफिल का मुख्य घटक माना जाता है। मैग्नीशियम को हटा दो, क्लोरोफिल की संरचना ही समाप्त हो जाती है। तो मुख्य घटक किस रूप में आया? क्लोरोफिल का संश्लेषण में। इसके साथ में ये कैल्शियम के साथ साथ राइबोसोम की उपिकयों को जोड़ने में भी प्रयुक्त होता है। जितने भी प्रकार के तेल युक्त बीज है, जैसे अरंडी है, तिल है, इत्यादि के तेल में या बीजों में मैग्नीशियम की सामान्यतः अधिकता पाई जाती है। और जिन बीजों में तेल कम होता है उसमें मैग्नीशियम की सांद्रता कम होती है, मैग्नीशियम का संग्रहण कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम किसी न किसी प्रारूप में तेल निर्माण में सहायक होता है। किस निर्माण में? तेल निर्माण। इसके अलावा मैग्नीशियम एंजाइम सक्रिय के रूप में भी पाया जाता है। एंजाइम सक्रिय, जो एंजाइम को सक्रिय करने वाला होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। किसमें? कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। कितना होता है? 6 फॉस्फेट का।
ये ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस का पहला पद है ये, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होना। इस क्रिया के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। कौन सा? हेक्सोकाइनेज। और हेक्सोकाइनेज के साथ में हम एक और तत्व लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? मैग्नीशियम प्लस प्लस। जब आप श्वसन की क्रिया को पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, तो पहली रिएक्शन ये होगी, ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो इस ग्लाइकोलाइसिस की पहली, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हम मैग्नीशियम लिखते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम इस हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है। हेक्सोकाइनेज फास्फोरिलीकरण की क्रिया को बढ़ाता है और मैग्नीशियम होगा तो हेक्सोकाइनेज और अधिक सक्रियता के साथ में कार्य करेगा। फलस्वरूप रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो फास्ट हो जाती है। तो इस मैग्नीशियम को हम यहाँ पर किस रूप में ले रहे हैं? हम ले रहे हैं एंजाइम एक्टिवेटर अथवा एंजाइम सक्रियक के रूप में। तो ये 4 लक्षण ऐसे थे जो मैग्नीशियम के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल का घटक राइबोसोम को जोड़ना और एंजाइम सक्रिय। अब मान लेते हैं कि मृदा में मैग्नीशियम की कमी होगी, मृदा से मैग्नीशियम का अवशोषण कम हो रहा है, तो क्या होगा? तो पहला, हरिमाहीनता। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का घटक है वो नष्ट हो रहा है। सब में अभी से पहले जो पढ़े तत्व थे सब में हमने हरिमाहीनता लिखा था, लेकिन रियल हरिमाहीनता अब इस स्थिति में उत्पन्न हो रही है। वो तो जैसे कैल्शियम की कमी का हरिमाहीनता उत्पन्न होती है, सल्फर की कमी के कारण होती है, वो कुछ ही मात्रा में होती है, लेकिन मैग्नीशियम के कारण बहुत अधिक होती है। पादपों में जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो उस स्थिति में दूसरे प्रकार के वर्णक विकसित होते हैं और वो वर्णक कौन से होते हैं? एंथोसायनिन। जैसे आपने देखा होगा कि पत्तियाँ पतझड़ के मौसम में पीली पड़ना प्रारंभ हो जाती है। परिपक्व पत्तियों का किनारा भाग पहले पीला पड़ता है, धीरे धीरे पूरा पर्ण क्षेत्र है वो पीला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्ण में क्लोरोफिल नष्ट हो रहा है और उसके स्थान पर नए वर्णक विकसित हुए। कौन से? एंथोसायनिन। और इन एंथोसायनिन के कारण उस भाग में लाल रंग के, पीले रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं और छोटे छोटे प्रारंभिक धब्बे जब मिल जाते हैं तो बड़े धब्बों का निर्माण करता है। या फिर वो धब्बे के रूप में ना होकर के क्या होगा कि एक धारियाँ बन जाती है, कई बार धारियाँ बन जाती है, धारियाँ भी आपस में मिल जाती है, पूरा पूरा भाग है वो उस रंग का दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो ये था मैग्नीशियम। इन में से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, सल्फर का। क्या है? कई बार आपने प्याज को काटते समय आंसू आ जाते हैं। क्यों? अथवा जब हम ब्रेसिकेसी कुल के पादप जैसे गोभी को है, मूली को है, उसमें से एक विशेष प्रकार की सुगंध आ जाती है। सरसों के तो तेल को जब उबालते हैं तब भी आंखों में जलन सी हो जाती है। उसके पत्तों को खाते तो तीखापन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन दोनों ही प्रकार के पादपों में होने वाली विशिष्ट लक्षण सल्फर युक्त यौगिक के कारण होता है। किसके कारण? सल्फर युक्त यौगिक किस में उपस्थित है? ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में, मुख्य रूप से मूली है, गोभी है, गोभी के अंदर भी तीखापन पाया जाता है, सरसों है इत्यादि में। तो आज का टॉपिक इन 3 पोषक तत्वों को पढ़ने के साथ में समाप्त करें। आप इस बोर्ड की सहायता से, जो दिख रहा है स्पष्ट है, की सहायता से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें। तो हमने इस मैग्नीशियम के साथ कुल 7 तत्व, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक ग्रुप को छोड़ दें तो हमने कुल कितने पढ़े? 6 तत्व पढ़े। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो कुल कितने हुए? 6। इन 6 तत्वों को नाम देते हैं गुरु मात्रिक अथवा व्रत तत्व। इसमें से आज पढ़े गए द्वितीयक गुरुमात्रिक तत्व और कल जो हमने पढ़े थे, इससे पहले जो हमने पढ़े थे
क्रांतिक तत्वों को वो कहलाते हैं प्राथमिक गुरुमात्रिक तत्व। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जो कुल 8 होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।